Assalamu alaikum everyone, this is Nadia Sarwat. Welcome to the second lecture of group theory. In first lecture of group theory we have studied about the basic concepts of group theory, symmetry elements and its operations and axes of symmetry. So today we will discuss about the tricks about the axis of symmetry, प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसका एक और नाम है जिसको हम जानते हैं मिरर प्लेन के नाम से, क्योंकि हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर से एक मिरर प्लेन पास करवा रहे होते हैं, सो इसलिए इसको हम मिरर प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और प्लेन ऑफ सिमेट्री के नेक्स्ट 3 कंपोनेंट्स हैं जिनमें आता है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम सिग्मा वी से डिनोट करते हैं। सिग्मा जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए लगाया गया है और वी जो है वर्टिकल को शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा एच से डिनोट करते हैं, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए और एच हॉरिजॉन्टल के लिए। थर्ड कंपोनेंट है डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को भी हम सिग्मा डी से डिनोट करेंगे, सिग्मा एज यू नो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए और डी जो है ये डायहेड्रल के। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री की। एक्सेस ऑफ सिमेट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि जब एक से ज़्यादा एक्सेस हमारे पास आ रहे हों तो तब हम 2 कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं। वो ये है कि उसके अंदर एक तो प्रिंसिपल एक्सेस मौजूद होगा, दूसरा उसके अंदर सेकेंडरी एक्सेस मौजूद होगा। तो हमने इन दोनों के दरमियान में डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा प्रिंसिपल एक्सेस है और कौन सा सेकेंडरी एक्सेस है। तो जिस एक्सिस का ऑर्डर जो होगा वो ज़्यादा होगा उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देंगे और जिसका ऑर्डर कम होगा उसको हम देंगे नाम सेकेंडरी एक्सिस का। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रिक ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए कि कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारे पास गिवन है उसका जितना प्रिंसिपल एक्सिस होगा या तो उसके अंदर उतने ही C2 मौजूद होंगे या फिर उसके अंदर कोई भी C2 मौजूद नहीं होगा, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरह मुमकिन है कि या उसके अंदर प्रिंसिपल एक्सेस जितने ही C2 मौजूद हों या फिर उसके अंदर 0 C2 मौजूद हो। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं BF3 की। BF3 का मॉलिक्यूल हमारे पास ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं आपसे कहती हूँ कि आपके हाथ में कोई पेन कोई पेंसिल होगी, आप उसको बी बोरोन के ऊपर रखें। ठीक है, जब आप इसको बोरोन के ऊपर रखेंगे तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस होगा। मीन्स टू से कि आप बोरोन को प्रिंसिपल एक्सेस बना रहे हैं और ये इसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है, मीन्स ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इसको जिस एटम से एक्सेस पास हो रहा होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स हो जाती है। तो इस बोरोन के इर्द गिर्द तीनों फ्लोरीन एटम्स जो होंगे वो रोटेट करेंगे। जितने एटम्स रोटेट करेंगे हमने पढ़ा था उतना ही उसका प्रिंसिपल एक्सेस होगा। सो हम कह सकते हैं कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड का जो एक्सेस है वो है C3। इसके अंदर C3 पाया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सिस को हम इस मॉलिक्यूल के अंदर और तरह से भी पास कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों बोरोन और फ्लोरीन के दरमियान से एक्सिस पास करूँ इन दोनों के दरमियान से, तो क्या होगा, ये सिमेट्री के लिए एक्सिस पास हुआ है एक तो कि पूरा मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो चुका है। सो ये वाला फ्लोरीन और ये वाला फ्लोरीन जो होगा ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर C2 मौजूद है। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों में से पास करवाती हूँ तो ये वाला जो होगा ये फिक्स हो जाएगा और बाकी ये वाला जो होगा ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। इसी तरह से इस केस में भी होगा। ठीक है, तो इसके अंदर C3 मौजूद है, 3 C2 मौजूद हैं, सॉरी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर बोरोन ट्राईफ्लोराइड का हमने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सेस हमने उसको सिलेक्ट करना है जिसका ऑर्डर ज़्यादा है। सो हमने यहाँ से देखा कि C3 एक्सेस का ऑर्डर ज़्यादा है तो हमने इसको प्रिंसिपल एक्सेस मान लिया और ये जो C2 है इसको हमने सेकेंडरी एक्सेस मान लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रिक की कि ट्रिक किस तरह से ओबे करी है इस मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सेस था हमारे पास C3। ठीक है, तो जब C3 मौजूद है हमने देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर एक भी C2 मौजूद है। जब हमने देख लिया कि ये वाला C2 मौजूद है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम बाकी के C2 भी जाके फाइंड करें, हमने डायरेक्टली लिख देना है कि इसके अंदर 3 C2 मौजूद है। और
या तो फिर मॉलिक्यूल के अंदर जितने प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर है उतने ही C3 मौजूद होंगे, C2 मौजूद होंगे, या फिर उसके अंदर 0 C2 मौजूद होगा। 0 C2 का केस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ किस तरह से होगा। तो इस मॉलिक्यूल के लिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड के लिए, जितने प्रिंसिपल एक्सिस हैं उतने ही इसके अंदर C2 मौजूद है। मींस कि ये वाला केस जो है इसके लिए सूटेबल है, ये फॉलो हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर C2 मौजूद नहीं है, एक भी C2 मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो अब हम ले लेते हैं एग्जांपल अमोनिया की। अमोनिया के केस में हमें पता है कि अमोनिया एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। इसके अंदर तीनों हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को ऊपर उठाया हुआ है, और तीनों हाइड्रोजन जो है वो खुद तो प्लेन के साथ टच कर रहे हैं, बट उन्होंने नाइट्रोजन को आउट ऑफ द प्लेन किया हुआ है। सही है। तो मैं इसके अंदर से यहाँ से नाइट्रोजन से जो मैंने एरो शो किया हुआ है, ये वाला, ये मैं शो कर रही हूँ कि मैं इसके अंदर से एक्सेस पास करवा रही हूँ। जब मैंने इसके अंदर से एक्सेस पास करवाया नाइट्रोजन से, तो इसके तीनों हाइड्रोजन जो है वो रोटेट कर रहे हैं। सो मेरे पास ये तो बात आ गई कि इसके अंदर C3 एक्सिस मौजूद है। जब इसके अंदर C3 एक्सिस मौजूद है, तो अब मैंने देखना है ये C3 एक्सिस जो होगा, ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा। ठीक है। अब हमने देखना है कि इसके अंदर एक भी C2 मौजूद है या नहीं है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ से एक्सेस पास करवाती हूँ, यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो फिक्स हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है इक्वली सिमेट्रिकली कट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक तरफ यहाँ पर तो इसके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यहाँ पर इसके पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से भी देखें तो ये इक्वली कट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, इस तरफ दूसरी तरफ जा रहा है, इस तरफ और तरफ को जा रहा है। ठीक है। तो ये सिमेट्रिकली कट नहीं होगा मॉलिक्यूल अमोनिया का। तो इसके अंदर कोई भी C2 मौजूद नहीं है। जब इसके अंदर एक भी C2 मौजूद नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 0 C2 है। सही है। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस क्या था? C3। हमने चेक किया उसके बाद कि इसके अंदर कोई C2 मौजूद है। इसके अंदर एक भी C2 नहीं था, तो इसके अंदर C2 0 हो गए। ठीक हो गया। तो ये रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड के केस में मैं कहती हूँ कि ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। मैं कहती हूँ कि यहाँ ज़ीनोन के ऊपर आप कोई अपना पेन या पेंसिल रख लें, यहाँ से इसके ऊपर एक्सेस पास करवाएं। यहाँ से जब इसके ऊपर आप एक्सेस पास करवाएंगे तो ज़ीनोन जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से एक्सेस पास हो रहा है। और चारों फ्लोरीन जो होंगे वो इसके अराउंड जो है रोटेट करेंगे। जब वो रोटेट करेंगे 4 एटम्स, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर C4 मौजूद है। ठीक हो गया। एक तो बात होगी कि C4 मौजूद है। इसके बाद हम कह रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है काफ़ी सिमेट्रिकल है, तो इसके अंदर से और जगह से भी हम C2 पास कर सकते हैं। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे एरो शो हो रहा है कि यहाँ से C2 पास हो रहा है, यहाँ से मैं C2 पास करवाती हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ से पास कराती हूँ इस तरीके से। ठीक है। यहाँ से पास हो रहा है, तो ज़ीनोन जो है वो फिक्स हो रहा है, और दोनों तरफ इसके 2-2 फ्लोरीन है। जैसे कि यहाँ पर 2 फ्लोरीन है और यहाँ पर भी, दोनों साइड पर 2-2 फ्लोरीन एटम्स मौजूद हैं। तो जब ये यहाँ से मैं एक्सेस पास करूँगी तो दोनों फ्लोरीन आपस में अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर C2 मौजूद है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब हमें पता चल जाए कि एक C2 मौजूद है, तो इसके बाद हम कहेंगे कि इसके अंदर जितना इसका ऑर्डर था प्रिंसिपल एक्सिस का, उतने ही इसके अंदर C2 भी मौजूद थे। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है C4। तो इसका मतलब है, हमने देखा एक इसके अंदर C2 मौजूद है, ये वाला, तो इसके अंदर डेफिनेटली इसके अंदर 4 C2 भी मौजूद होंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम ये बात कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितना उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उतने उसके अंदर C2 भी मौजूद होंगे, या फिर उसके अंदर 0 C2 मौजूद होंगे, या उसके अंदर उतने जितना उसका प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर था उतने ही C2 होंगे, या फिर उसके अंदर 0 होंगे, C2 मौजूद ही नहीं होंगे। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसका एक्सिस जो है वो n ऑर्डर का है, n ऑर्डर ऑफ एक्सिस उसके अंदर मौजूद है। तो उसके अंदर या तो उसके अंदर n नंबर ऑफ C2 मौजूद होंगे, या फिर उसके अंदर C2 बिल्कुल मौजूद नहीं होंगे, 0 C2 होंगे।
क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब हम बात कर लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक सिमेट्री एलिमेंट है और इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम मैंने आपको बताया था, मिरर प्लेन। यहाँ पर हम एक मॉलिक्यूल के अंदर से मिरर प्लेन पास करवाते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो सिमेट्रिकली कट हो जाता है दो इक्वल हाफ्स में, और वो दो इक्वल हाफ्स एक दूसरे के ऑपोजिट नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो उनके पॉइंट्स जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट सिग्मा ऑपरेशंस पाए जाते हैं। मींस टू से कि ह्यूमन बॉडी जो है इसके अंदर हम जैसे कि हम देखें, हमारे पास दो आइज़ भी हैं, दो बाजू हैं, इसके अलावा हमारी दो टांगें भी हैं, तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री मैक्सिमम पाई जाती है, अप्रॉक्सीमेट सिग्मा ऑपरेशंस पाए जाते हैं। इसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन है वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा वी से डिनोट करते हैं। सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री का शो कर है और वी जो है वर्टिकल को डिनोट करने के लिए लगाया गया है। इसी तरह सेकंड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए और एच हॉरिजॉन्टल के लिए। इसी तरह से डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायहेड्रल में डी जो है ये लगाया गया है डायहेड्रल के लिए, और सिग्मा आपको पता ही है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए लगाया जाता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। इसके अंदर से हम पास करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, या हम एक मिरर यहाँ पे दरमियान में लगा देंगे यहाँ पे। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है आपको नज़र आ रहा है कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। हाफ पोर्शन जो है इस तरफ है और हाफ पोर्शन इस तरफ है। तो जब हम इसके अंदर से मिरर प्लेन या प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नज़र आएंगे। इसको हम कहते हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री के जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर तो आपको पॉइंट्स ग्रुप निकालने होंगे मॉलिक्यूल के। जब पॉइंट्स ग्रुप निकालने होते हैं तो आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री के कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस है और इस किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा कंपोनेंट पाया जा रहा है, तभी आप मॉलिक्यूल्स को पॉइंट ग्रुप दे सकेंगे, नाम दे सकेंगे कि इसके पास ये वाला पॉइंट ग्रुप है, इसके पास ये वाला पॉइंट ग्रुप है। सो हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये इनकी क्या फ़ीचर्स हैं। सो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम देख लेते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा वी से। ये एक ऐसा सिमेट्रिकल एक ऐसा प्लेन है जिसमें हम इस तरीके से प्लेन पास करवाएं कि प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्री वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं बोरोन की, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। जब हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड की एग्जांपल ले तो मैंने आपको कहा था कि बोरोन के ऊपर आप कोई भी पेन रखें तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो आप यहाँ से इस तरह से जिस डायरेक्शन में आपका पेन है उसी डायरेक्शन में आप अपना हैंड रख के इसको कट करोगे तो ये दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा, और ये जो प्लेन का है डायरेक्शन है वही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन है। तो ये दोनों डायरेक्शंस जो होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। इसके नतीजे में जो हमारे पास सिग्मा वी आएगा उसको हम कहेंगे कि ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक हो गया। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 3 सिग्मा वी मौजूद हैं। आप इस तरह भी इसको कट कर सकते हैं, आप इस तरह भी इसको कट कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3 सिग्मा वी मौजूद हैं। मींस के 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से हम पैरेलली प्लेन पास कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा सिमेट्री प्लेन है जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पास करें तो हमारे पास आएगा, उसको फिर हम नाम देंगे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है या हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है और इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रिंसिपल एक्सिस है वो बोरोन एटम के ऊपर मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं कहती हूँ कि पहले हमने सिर्फ
एक फ्लोरीन और एक बोरोन एटम को कट किया था। अब मैं कहती हूँ कि हमने चारों एटम्स को हाफ हाफ कट कर देना है। आधा मॉलिक्यूल नीचे रह जाएगा, आधा ऊपर रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है कि ये हाफ मॉलिक्यूल नीचे रह रहा है और हाफ ऊपर जा रहा है, इसके दरमियान से सर्कल गुजर रहा है, तो ये दो इक्वल मॉलिक्यूल और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, पूरे के पूरे 4 एटम्स जो हैं वो इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इसको हम नाम देंगे, क्योंकि इसका प्रिंसिपल एक्सिस तो ये है और इसकी डायरेक्ट जो हम प्लेन पास करवा रहे हैं वो इस तरह से करवा रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा उसको हम नाम देंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब हम बात कर लेते हैं डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऐसा वर्टिकल सिमेट्री प्लेन होता है जो दो कंसेक्टिव C2 एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि हम लेट्स सपोज ये हमारे पास प्लेटिनियम टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी C2 मौजूद है, यहाँ पर भी C2 मौजूद है, तो इसके दरमियान यहाँ पर भी लेट्स सपोज यहाँ पर भी हमारे पास C2 मौजूद था और यहाँ पर भी C2 मौजूद था। तो ये जो दरमियान से दो C2 को दरमियान से बाइसेक्ट करा है कंजक्टिव दो C2 एक्सिस को, इसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास सिग्मा डी आ रहा है। और क्योंकि इसका हम यहाँ पर अगर प्लेटिनियम के ऊपर हम अपना कोई पेन वगैरह जैसे हमने बोरोन ट्राइफ्लोराइड में रखा था इसके ऊपर हम रखें, तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर अपना हैंड रख के इसको कट करेंगे ना, तो ये दोनों पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से आप इसको कट करोगे तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसा वर्टिकल सिमेट्री प्लेन है जो दो C2 एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा हो, तो उसको हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास डायहेड्रल सिमेट्री प्लेन है। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री या मिरर प्लेन्स मौजूद होते हैं और किस तरह से वो रोटेशन करता है। तो हम ले रहे हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है हमारे पास, लेट्स सपोज इसका हमने प्रिंसिपल एक्सिस हमने ऑक्सीजन के ऊपर से सिलेक्ट किया था, मीन्स के मॉलिक्यूल के दरमियान से, यहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्योंकि हमने एक्सिस पास करवाया है तो ये हो गया फिक्स। तो दोनों हाइड्रोजन जो हैं, ये दोनों हाइड्रोजन ये अपनी पोजीशंस जो हैं इंटरचेंज करेंगे। दोनों पोजीशंस जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें पता है कि C2 एक्सिस मौजूद होगा। जब इसके अंदर C2 एक्सिस मौजूद है तो हम अब इसके अंदर से मिरर प्लेन पास करवाएंगे। यहाँ पर जब हमने इसके अंदर से, ये इसका रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके अंदर से हमने ऐसे मिरर प्लेन पास करवाया है कि इसके तीनों मॉलिक्यूल्स जो है ना, तीनों एटम्स दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट हो गए। आधा मॉलिक्यूल ऊपर रह गया है, आधा मॉलिक्यूल नीचे रह गया। जैसे कि हम एक बुक ओपन करते हैं, एक क्लोज बुक है हमारे पास, उसको हम ओपन करेंगे, मीन्स कि हम उस बुक को कट करके आधी बुक उस तरफ चली जाती है, आधी बुक उस तरफ चली जाती है। इस तरह से हम इस मॉलिक्यूल को कट करेंगे तो ये हमारे पास होगा सिग्मा वी। और ये दोनों प्लेन्स क्योंकि एक दूसरे से के साथ पैरेलल है, सिग्मा जो हम प्लेन पास करवा रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसलिए हम इसको सिग्मा वी का नाम दे रहे हैं। और इस स्ट्रक्चर के केस पे हम जहाँ से हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया था वहाँ से ही हम मिरर प्लेन पास करवा रहे हैं, तो ये तब भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है। जब ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर भी इसके अंदर सिग्मा वी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एक तो प्रिंसिपल एक्सिस इसका C2 है, इसके बाद इसके अंदर दो सिग्मा वी मौजूद है। ठीक हो गया, दो सिग्मा वी मौजूद होंगे। तो हम इस वाटर मॉलिक्यूल को पॉइंट ग्रुप देंगे C2V का। ठीक हो गया, जो चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ी हैं उस हिसाब से इस वाटर मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप बनता है C2V। होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी इस चीज़ की।
इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड को। यहाँ पर आप देखिए कि इसका जो हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया था वो हमने लिया था बोरोन के अंदर से। मैंने कहा था कि अपना कोई पेन वगैरह रखे, ठीक है, बोरोन के ऊपर, तो यहाँ से एक्सिस पास हो जाएगा, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से आप यही कंसिडर कर लेंगे जो लाइन मैंने इसके अंदर से गुजारी हुई है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और जब इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस C3 मौजूद है तो हम कह रहे हैं कि इसके अंदर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसके अंदर से हम एक्सिस किसी और तरीके से भी पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पास करवाया है इसके अंदर से, तो ये इसके अंदर एक C2 भी हमें नज़र आ गया है। तो हम कहेंगे जब इसके अंदर एक C2 नज़र आ गया है तो जितना इसके प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर था उतने ही इसके अंदर C2 भी मौजूद होंगे। मींस कि C3 प्रिंसिपल एक्सिस था तो इसके अंदर C3 C2 भी मौजूद होंगे। इसी तरह से अगर हम देखें सिग्मा V की बात करें, सिग्मा V हमने कहा था कि पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस और जो हम प्लेन पास करें प्लेन ऑफ सिमेट्री वो पैरेलल हो। तो ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस C3। इसके ऊपर से हम यहाँ से अगर प्लेन पास करवाएं, जैसे कि यहाँ से हम अपना हैंड रख के इस मॉलिक्यूल को कट करें तो क्या होगा कि एक फ्लोरीन यहाँ पर रह गया, एक फ्लोरीन यहाँ पर रह गया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कट कर रहे होंगे। तो हम कहेंगे कि ये इसके अंदर सिग्मा V मौजूद है। सिग्मा V में मैंने कहा था कि दोनों की डायरेक्शन प्लेन की और प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होनी चाहिए। तो इसको फिर हम कहेंगे कि ये वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जितने ही इसके अंदर जितना इसका प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा उतने ही इसके अंदर सिग्मा V भी मौजूद होंगे। ठीक हो गया। और अगर हम सिग्मा H की बात करें तो हमने सिग्मा H में कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो प्लेन होगा हम परपेंडिकुलर पास करेंगे तो सिग्मा H होगा। तो आप यहाँ पर देख लें, यहाँ पर आप देख लें कि ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके अंदर से मैंने इस तरह से प्लेन पास करवाए, जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है इस तरह से पास हो रहा है कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड का मॉलिक्यूल आधा ऊपर रह गया है, आधा नीचे चला गया। मींस के चारों एटम्स इस तरह से कट होंगे कि दो इक्वल हाफ्स में कट होकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये इसके अंदर एक सिग्मा H भी मौजूद है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि सिग्मा H जो होते हैं वो हमेशा मॉलिक्यूल के अंदर एक ही रहता है, एक ही मौजूद होता है मैक्सिमम। और जबकि सिग्मा V की जब हम बात करते हैं तो सिग्मा V एक भी हो सकता है मॉलिक्यूल के अंदर और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रूल हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए पढ़ा था वो रूल सेम फॉलो हो रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए भी। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए हमने कहा था कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा उतने या तो उतने ही उसके अंदर C2 मौजूद होंगे या उसके अंदर फिर 0 C2 मौजूद होंगे, मतलब कोई भी C2 मौजूद नहीं होगा। सेम रूल फॉलो हो रहा है इन केस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर जितना प्लेन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर होगा उतने ही या तो उतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा V मौजूद होंगे या फिर इसके अंदर कोई भी सिग्मा V मौजूद नहीं होगा या 0 सिग्मा V मौजूद होगा। ठीक हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से हमने यहाँ से पास करवा दिया प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल को। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर से मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे पास करवा दिया कि ये दो इक्वल हाफ्स में सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाए। तो ये सिमेट्रिकली दो हाफ्स में तो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से जो मैंने प्लेन पास करवाया, एक्सिस पास करवाया है, तो ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। दो हाइड्रोजन रोटेट करें, ये दो हाइड्रोजन आपस में रोटेट करें, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करें, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस C2 बनेगा। तो हमने अब देखना है जब इसके अंदर C2 मौजूद है प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने देखना है इसके अंदर कोई सिग्मा V है। तो जिस डायरेक्शन में
इसके अंदर इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, उसी डायरेक्शन में मैंने इसको दरमियान से काटा, प्लेन पास करवाया। जब मैंने प्लेन पास करवाया तो मैंने देखा कि ये आपस में एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दिस सीम्स टू बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो ये दो इक्वल हाफ में हाफ इधर रह गया मॉलिक्यूल, हाफ इधर रह गया है। ठीक है, तो इसके अंदर एक सिग्मा वी भी मुझे नज़र आ गया। तो इसका मतलब है कि जितना इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर था उतना ही इसके अंदर सिग्मा वी भी मौजूद होगा। ठीक है, मीन्स के दो इसका प्रिंसिपल एक्सिस दो थे तो दो ही सिग्मा वी भी मौजूद होंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री इन केस ऑफ बोरॉन टेट्राफ्लोराइड। तो बोरॉन टेट्राफ्लोराइड में आपको पता है कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस जैसे कि हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि 3 होता है, C3 एक्सिस मौजूद होते हैं। तो अब हमने देखना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा वी मौजूद है या नहीं है, हमने सिर्फ एक फाइंड करना है। तो मैं यहाँ से जिस डायरेक्शन में मैंने इसके अंदर से प्रिंसिपल एक्सिस पास किया हुआ है उसी डायरेक्शन में मैं इसे काटूंगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने प्लेन पास करवा दिया। प्लेन पास किया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही है, मींस एक दूसरे को सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक सिग्मा वी मौजूद है। ठीक है, जब एक सिग्मा वी मौजूद है तो हम कंसीडर करेंगे कि जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर था उतने ही इसके अंदर सिग्मा वी भी मौजूद होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक तो प्रिंसिपल एक्सिस 3 है और दूसरा 3 सिग्मा वी भी मौजूद है। तो अब हम बात कर लेते हैं ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की। तो ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसका ये पोर्शन जो है हमने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर C4 मौजूद है, C4 मौजूद है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके अंदर डेफिनेटली 4 C2 भी मौजूद होंगे। मींस के ये वाला स्ट्रक्चर भी हमें क्लियर है और ये वाला भी क्लियर है। इसके अलावा हमें ये वाला भी क्लियर है कि इसके अंदर C2 कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हमने अब क्या समझना है, हमने इस स्ट्रक्चर के बारे में समझना है कि क्या चीज़ है। तो हमें पता है कि ज़ीनोन के ऊपर से हम यहाँ से ज़ीनोन के ऊपर आप अपना कोई पेन वगैरह या अपनी फिंगर रखें। ठीक है, फिंगर रखें तो यहाँ से इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, मीन C4 यहाँ से पास हो रहा है। तो ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस की डायरेक्शन है, तो इसके पैरेलल ही आप अपना हैंड रखें, दूसरा हैंड रख के यहाँ से इसको कट करें। यहाँ से इसको कट करेंगे तो इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस और प्लेन जो आप पास करें अपना पैरेलली हाथ रख के इसके ऊपर, जब प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से अपना हाथ इसलिए इस तरह रखेंगे कि वो पैरेलल हो। ठीक है, तो उसके नतीजे में ये दोनों साइड पर आप देखें कि एक फ्लोरीन यहाँ पर मौजूद है, एक फ्लोरीन यहाँ पर मौजूद है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के मिरर इमेज नज़र आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ये सिग्मा वी मौजूद है। ठीक है, तो एक सिग्मा वी अगर हमारे पास मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 4 सिग्मा वी मौजूद है। हमने क्या पढ़ा था पिछली वाली स्लाइड में, मैं आपको दिखाती हूँ कि जितना उसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा उतने ही उसके अंदर सिग्मा वी मौजूद होंगे। ठीक हो गया। तो लेकिन यहाँ पर ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड के केस में यहाँ पर आप देखें मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर 2 सिग्मा वी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ की एडिशन करवाने वाली हूँ कि डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जब 2 C2 के दरमियान से 2 कंसेक्टिव C2 को एक वर्टिकल प्लेन जो है वो कट कर रहा हो, बाइसेक्ट कर रहा हो, तो उसको हम नाम देंगे सिग्मा डी का। बेसिकली ये सिग्मा वी ही है, लेकिन क्योंकि ये 2 कंसेक्टिव C2 को बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए हम नाम दे रहे हैं इसको सिग्मा डी का। तो यहाँ पे भी सिग्मा डी मौजूद है, यहाँ पर भी सिग्मा डी मौजूद है। ठीक है, तो हम कहेंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 सिग्मा वी हैं और 2 ही सिग्मा डी हैं। सिग्मा डी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि जैसे कि हमने कहा कि जब मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री और प्रिंसिपल एक्सिस आपस में पैरेलल होंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिग्मा वी है। ठीक है, और जब सिग्मा वी जो है 2 C2 के
दरमियान से गुजर रहा हो, दो कंसेक्टिव C2 को बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो उसको हम नाम देंगे सिग्मा डी का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये भी एक C2 है और ये वाला भी एक C2 है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे, यहाँ से हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, तो इसको हम नाम देंगे कि ये हमारे पास सिग्मा डी है। इसी तरह से जब हम इन दो C2 के दरमियान से, ये वाला एक C2 है, ये वाला, और एक C2 यहाँ से बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने फिर इसको कट किया तो इसको हम भी नाम देंगे सिग्मा डी का। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर हमने एज अ रिज़ल्ट हमने ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड को नाम दिया है, पॉइंट ग्रुप दिया है, वो है D4H। ये D4H हमने जितना अभी तक स्टडी कर लिया है, ये उसका निचोड़ है, वहाँ से हमने निकाला है रिज़ल्ट कि जितना हम पढ़ चुके हैं उसके नतीजे में हमें पता चला कि इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप D4H है। डी हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जितने इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस हैं उतने ही इसके अंदर C2 भी मौजूद है। कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर जितना प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर हो उतने ही उसके अंदर C2 भी मौजूद हो, तो उसके पॉइंट ग्रुप में हम लगाएंगे D। और 4 इसलिए लगाया है कि इसके अंदर एक्सिस 4 मौजूद है। और जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है, V भी मौजूद हो, D भी मौजूद हो और H भी मौजूद हो, तो हम H को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इसलिए हमने H का यूज़ किया है, D4H। ठीक हो गया, होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी अब। और अब हम बात कर लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन के केस में, बेंजीन हमने क्योंकि पहले स्टडी नहीं किया तो हम इसको पहले स्टडी कर लेते हैं कि यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर आप अपनी फिंगर रखेंगे तो फिंगर की डायरेक्शन जो होगी ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर जो रेड डॉट इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है ना, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और इसके जो साथ लगे हुए हैं 6 कार्बन लगे हुए हैं, 6 के 6 कार्बन जो हैं वो रोटेट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि इसके अंदर C6 मौजूद है। ठीक हो गया, जब इसके अंदर C6 मौजूद है तो हमने अब देखना है कि इसके अंदर कोई C2 भी मौजूद है। तो हमने यहाँ पर इसके अंदर से यूँ एक्सेस पास किया, सिमेट्रिकली एक्सेस पास किया है। सिमेट्रिकली एक्सेस पास करने के बाद हमें पता चला कि आधा मॉलिक्यूल इस तरफ है और आधा उस तरफ है। इसका मतलब एक इसके अंदर C2 भी मौजूद है। जब हमें पता चल गया कि इसके अंदर एक C2 मौजूद है तो हम अपने ट्रिक या हम अपने रूल के हिसाब से लिख लेंगे कि C6 इसके अंदर था प्रिंसिपल एक्सिस, तो डेफिनेटली इसके अंदर 6C2 भी मौजूद होंगे। तो यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। इसके बाद अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की, कि इस बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरह से पाई जा रही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा वी की। तो सिग्मा वी हमने कहा था कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, जहाँ पे दरमियान में इस मॉलिक्यूल में दरमियान में आप अपनी फिंगर रखेंगे और इस तरह से आप इसको कट करेंगे। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन जो होगी ना वो सेम होगी, मींस प्रिंसिपल एक्सिस और जो प्लेन आप पास कर रहे हैं वो पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो सिमेट्रिकली कट हो चुका है मॉलिक्यूल दो हाफ में, वो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में हमें पता चला कि इसके अंदर सिग्मा वी भी मौजूद है। तो हमने यहाँ पर हमें डेफिनेटली हमें अपने रूल के हिसाब से ये लिखना चाहिए था कि इसके अंदर 6 सिग्मा वी मौजूद है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 सिग्मा वी लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इसके अंदर 6C2 मौजूद थे। तो हमने यहाँ पर देखना है कि कितने कंसेक्टिव C2 के दरमियान से वर्टिकल एक्सिस पास हो रहा है। ये वाले स्ट्रक्चर पे आ जाए तो हमने देखा था कि यहाँ से भी C2 था, यहाँ से भी C2 था, इसी तरह से यहाँ से भी C2 था। तो जब हमने यहाँ से, तो हमारे दरमियान से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से हमने जहाँ पे ये रहा, यहाँ से हमने जब पास किया है प्लेन, तो यहाँ पर 2 कंसेक्टिव C2 को बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सिग्मा डी भी मौजूद है। इसी तरह से यहाँ पर भी सिग्मा डी मौजूद होगा, इसी तरह यहाँ पर भी सिग्मा डी मौजूद होगा। तो हम कह रहे हैं कि 2 वर्टिकल प्लेन जो थे वो दो वर्टिकल प्लेन जो थे उसको हम नाम दे रहे थे सिग्मा वी का, और 2 वर्टिकल प्लेन को हम नाम दे रहे हैं सिग्मा डी का। क्योंकि ये तीनों
सॉरी, मैंने ये कहना था कि 3 सिग्मा वी, 3 वर्टिकल प्लेन, वो उनको हम कह रहे हैं सिग्मा वी यहाँ पर, और 3 सिग्मा वर्टिकल प्लेन जो थे उनको हम सिग्मा डी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो 2 कंसेक्टिव C2 को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं सिग्मा एच की, लास्ट वन। इसके अंदर बेंज, यहाँ पर इसका था प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके अंदर से हमने ये डॉटेड लाइन, जो डॉटेड आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये हमने पास करवाया इसके अंदर से सिग्मा एच वाला प्लेन पास करवाया है, मींस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर इस तरह से पास करवाया है कि आधा बेंजीन जो था ऊपर रह गया है और आधा नीचे चला गया है, मींस के 6 के 6 कार्बन जो हैं वो कट हुए हैं, इक्वली कट हुए हैं। ठीक है, तो ये 2 पोर्शंस में डिवाइड हो गया है। तो हम कहेंगे कि इस बेंजीन के अंदर एक सिग्मा एच भी मौजूद है। और मैंने आपको बताया था, अपनी हमेशा याद रखना है कि हर जो भी मॉलिक्यूल आपके पास गिवन होगा उसके अंदर मैक्सिमम एक ही सिग्मा एच पाया जा सकता है। तो हमने बेंजीन को नाम दिया है D6H पॉइंट ग्रुप का। ठीक है, डी जो है, मैंने आपको अभी पिछले एग्जांपल में बताया था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने प्रिंसिपल एक्सिस का ऑर्डर हो उतने ही उसके अंदर C2 भी मौजूद हो, तो हम उसके पॉइंट ग्रुप में लिखते हैं कि ये D है। और 6 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर 6 एक्सिस मौजूद है, और H इसलिए लिखा है कि इसके अंदर तीनों प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद थे, तीनों कंपोनेंट्स थे, तो हमने H को प्रायोरिटी दी है। ठीक है, प्रायोरिटी के लिए ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम H को देते हैं, फिर हम V को देते हैं, एंड में हम D को रखते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर तो आप लोगों को इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में सबसे पहले मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में और सेंटर ऑफ इन्वर्जन के बारे में। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।